अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम अपने व्लॉग में बात करेंगे। आपने अक्सर कुछ दिनों से सुना होगा कि जो डिफरेंट माहिर माशियात की राय सुनने में आई हुई है, जिसमें काफ़ी लोग कह रहे हैं पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के करीब पहुँच गया है और काफ़ी कह रहे हैं कि पाकिस्तान टेक्निकल डिफ़ॉल्ट हो गया है। आज की व्लॉग में क्वेश्चन में आपको बताऊँ कि बेसिकली टेक्निकल डिफ़ॉल्ट और डिफ़ॉल्ट में क्या फ़र्क है और कौन-सी ऐसी चीज़ें करने से या इंडिकेटर से हम ज़ाहिर कर सकते हैं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के करीब पहुँच गया है। इसलिए मैंने आज बात करने के लिए अपने साथ रखा है समीउल्लाह ताक़ी साहब। और किसी तारुफ के मोहताज नहीं, अक्सर आपने इनको लीडिंग चैनल्स पे जो है वो इंटरव्यू में देखा हो। समी साहब अस्सलाम वालेकुम और बहुत-बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक़्त निकाला। ख्याल। समी साहब पहले हमारे देखने वालों को बिल्कुल क्लियर बताएँ। हम कोशिश करेंगे कि आसान अल्फाजों में, क्योंकि लोग बहुत जल्दी आपको पता है कि खिचड़ी बन गए हैं। कोई कह रहा है डिफ़ॉल्ट हो गया है, कोई कह रहा है डिफ़ॉल्ट के करीब पहुँच गया है और कोई कह रहा है कि पाकिस्तान टेक्निकल डिफ़ॉल्ट हो गया है। पहले आप बताएँ जो सिचुएशन हम देख रहे हैं और जो 2 लोगों की राय सामने आ रही है कि ये वाक़ई पाकिस्तान जिस तरह कल मुफ्ती इस्माइल ने अपने एक चैनल इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के करीब पहुँच गया है। तो आपके इंडिकेटर्स क्या कह रहे हैं? वाक़ई पाकिस्तान क्या डिफ़ॉल्ट के करीब पहुँच गया, डिफ़ॉल्ट खुदा न ख़ास्ता हो गया? पहले ये समझाइए आप। एक तो ये कि टेक्निकली बात सही है मिफ्ता साहब की कि हम डिफ़ॉल्ट के करीब हमने डिफ़ॉल्ट किया नहीं है। डिफ़ॉल्ट कहते किसको है? देखिए, टेक्निकली डिफ़ॉल्ट इसको कहते हैं कि जो अगर हमारी कोई प्री डिटरमाइंड कमिटमेंट है, हमने कोई कर्ज़ा लिया हुआ है और वो अगर हम ड्यू टाइम पे वापस ना कर सके, खुदा ना ख़ास्ता, तो उसे डिफ़ॉल्ट कहते हैं। अच्छा, जो लोग सही, कह रहे हैं इम्प्लाइड डिफ़ॉल्ट है या दूसरे लोग जो कह रहे हैं, वो इसलिए कह रहे हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक प्राइवेट सेक्टर का आदमी है, जिसने एलसी खोली है या जिसका कोई कमिटमेंट था बाहर देने का पैसे, उसने माल मँगवाया है या उसने कोई कर्ज़ा लिया हुआ है जो पैसे रीपेमेंट करने हैं, उसमें उसको ताख़ीर का सामना करना पड़ रहा है। तो इसलिए लोग कह रहे हैं कि देखिए जी पैसे भेज नहीं पा रहे, इसका मतलब ये एक टेक्निकल या इम्प्लाइड डिफ़ॉल्ट है। तो इम्प्लाइड डिफ़ॉल्ट और डिफ़ॉल्ट में ये फ़र्क है। तो कंट्री सॉवरेन अभी तक डिफ़ॉल्ट नहीं किया और मेरा ख़्याल है वो करेगा भी नहीं। लेकिन ये कि येस हमें ये वाली इम्प्लाइड डिफ़ॉल्ट और ये जो शॉर्टेजेज़ हैं ये फ़ेस करनी पड़ेगी अनटिल अनलेस हमारे पास कोई लिक्विडिटी का फ्लो अच्छा आ जाता है, यानी या तो डिपॉज़िट आ जाए कोई या फिर हमारा आईएमएफ से एग्रीमेंट दोबारा हो जाए, जिससे हमारी जो है वो दोबारा फ्लोज़ आने लग जाएँ, क्योंकि हमें जो है वो ब्लड चाहिए, तो ब्लड डॉलर्स है, तो वो डॉलर का फ्लो हमें अच्छा चाहिए, ताकि जो है वो दोबारा ये हमारा जो चक्कर है इकोनॉमी का वो चलने लग जाए। क्योंकि हमारी इकोनॉमी के चक्कर इम्पोर्ट्स जी। पे डिपेंडेंट काफ़ी है और इम्पोर्ट्स को अगर हम रोकते हैं तो उससे हमारी जो मुख्तलिफ ख़ाम माल है, जैसे दवाइयों का ख़ाम माल है, खाने-पीने का ख़ाम माल है या इंडस्ट्रियल रॉ मटीरियल हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी मशीनरी वग़ैरह, ये सारी की इम्पोर्ट फँस गई है। तो उससे जो है चक्कर रुक गया सारा। जी, जी। सही। अच्छा एक बताएँगे, खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे मेरे मुँह साथ, अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होता है, तो 3 ऐसी बड़ी चीज़ें क्या-क्या हमें फेस करनी पड़ेगी? देखिए, एक तो ये कि ज़ाहिर है अगर खुदा ना ख़ास्ता डिफ़ॉल्ट हो जाता है तो फिर जो इम्पोर्टेड आइटम है वो इम्पोर्ट तो होंगी, उसकी एक तो कॉस्ट बढ़ जाएगी और दूसरा कुछ वो कम मिकदार में होंगी। तो उसकी वजह से एक तो एनर्जी की सिचुएशन पे कुछ इम्पैक्ट आ सकते हैं, यानी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, बिजली वग़ैरह, इस पे जो है वो थोड़ा इम्पैक्ट आ सकता है। दूसरा ये कि जो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स मिलते हैं उस जो बाज़ार में खाने-पीने के भी ये वो, उन पे इम्पैक्ट आएगा। तीसरा ये कि बिज़नेस करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ज़ाहिर है बैंक्स को बाहर से ट्रेड करने में, एलसी खोलने में, इसमें प्रॉब्लम होगी। तो ये 2-3 चीज़ें मेजर हैं जो सामने नज़र आएँगी और उसकी वजह से ज़ाहिर है जब बिज़नेस करना। कि कोई मुल्क डिफ़ॉल्ट हो गया हो और वो सर्वाइव कर गया हो, हाँ, हाँ, जिस तरह का अर्जेंटीना कोई ऐसी है, पहले एक ज़माने में ब्राज़ील, टर्की, रशिया सब ने एक-एक ज़माने में डिफ़ॉल्ट किया है। इवन आजकल आप देख रहे होंगे घाना ने भी कर दिया है, क्योंकि डेट का लेवल अनसस्टेनेबल हो गया था। तो काफ़ी कंट्रीज़ ने किया है और उसके बाद कुछ कंट्रीज़ बहुत बेहतर हो गई है फिस्कल मैनेजमेंट, कुछ जो है वापस अपने पुराने तरीके हाल पे वापस आ गए। यानी इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, अल्लाह अगर डिफ़ॉल्ट कर गया तो हम सर्वाइव तो कर जाएँगे। अब हम अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि कंडीशन ऐसी है तो फिर ज़ाहिर है इससे ज़्यादा घबराने की बात और क्या होगी अब जहाँ पे हम हैं ऑलरेडी। अच्छा ये बताएँ, कल शौकत अली साहब ने इंटरव्यू दिया था एक चैनल पे, मैं सुन रहा था। वो कह रहे थे पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट तो कभी नहीं करेगा। वो इस बात की बिल्कुल निशानदेही कर रहे थे नहीं करेगा। लेकिन पाकिस्तान इस वक़्त टेक्निकल डिफ़ॉल्ट कर गया है। ये टेक्निकल डिफ़ॉल्ट है।
ये यही मैं कह रहा था ना कि डिफॉल्ट ये नहीं करेगा कि हम कोई कर्जे की अदायगी अपनी रोकेंगे नहीं कभी भी। ये तो हमें आइडिया है, क्योंकि राइट। पाकिस्तान नेच तक कभी जाना चाहेगा नहीं। लेकिन ये कि टेक्निकल डिफॉल्ट का मतलब ये है कि इस वक्त कोई भी चीज इंपोर्ट करना, खाम माल है, दालें हैं, इवन आपने सुना होगा, तो ये सारी चीजों में भी मसले मसाइल इतने आ रहे हैं, इसलिए लोग ये कह रहे हैं कि टेक्निकल डिफॉल्ट है, जब आपके पास डॉलर पे करने को है ही नहीं। तो इसलिए जो है वो लोग कह रहे हैं कि टेक्निकली डिफॉल्ट है। तो मतलब यही हो गया ना कि जब आप पैसे दे ही नहीं पा रहे, मतलब रुपए आप जमा भी करा देते हैं बैंक में, तो आगे से डॉलर नहीं देते हैं। इसका मतलब ये हो गया राइट। टेक्निकल अप्लाइड डिफॉल्ट जो लोग कह रहे हैं वो इस हवाले से कह रहे हैं। लेकिन शौकत तरीन जो कह रहे हैं कि हम डिफॉल्ट जो डेफिनेशन है उस पर नहीं करेंगे, इसका मतलब ये है कि जो हमारे कर्जों की अदायगियां जो शेड्यूल के मुताबिक है वो हम करते ही रहेंगे, उस पर ब्रेक नहीं लगाएंगे। वो इंशाल्लाह नहीं होगा, क्योंकि कल भी हमने देखा है समीर साहब, इंडोनेशिया ने तकरीबन 55 करोड़ 40 लाख डॉलर दे दिए कर्जे की मदद देने के लिए। ये आपकी नॉलेज में होगी बात। इससे हमें कुछ एक्सचेंज। रिलीफ मिलेगा। जी जी। मेरा ख्याल है कि हमारी इस महीने में और जो है कर्जों की अदायगियां बाकी हैं, जो मंथ के एंड पे, जिसमें आईएमएफ की भी हैं और इंस्टीट्यूशंस की भी हैं। तो मेरा ख्याल है जो वो पैसे आएंगे उससे उन कर्जों की अदायगी में मदद मिलेगी। अच्छा, ये बताएं कि राणा साहब का एक स्टेटमेंट था कि साठ साहब ने जो पॉलिसीज अभी इम्प्लीमेंट की है उसका इम्पैक्ट समीर साहब अभी 4 से 5 महीने बाद देखेंगे, जो पॉजिटिव आउटकम आएगा। इस बयान से आप कोई भी एग्री करते हैं? आपको भी ऐसी आ रही कोई है? भी कोई भी आप ज़रा इकोनॉमिक अच्छा बता। पॉलिसी कोई भी इकोनॉमिक पॉलिसी हो, उसका इम्पैक्ट आने में तो वक्त लगता ही है। एक ये, दूसरा डार साहब ने ऐसी कोई खास पॉलिसी चेंज की नहीं है, सिवाय एक्सचेंज रेट वगैरह इंपोर्ट्स पे कंट्रोल के अलावा ऐसी कोई खास पॉलिसी चेंज की नहीं है। बजट तो मिफ्ता साहब वाला ही चल रहा है, जो टैक्स वगैरह जो रेट लगा के गए थे। बाकी तो जो भी चीजें हैं उसमें कोई खास चेंज किया नहीं है, सिर्फ ये चेंज किया है इन्होंने एक, जो करेंसी पे थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश की है। दूसरा ये कि आईएमएफ का रिव्यू कुछ लेट है। तो ये दो चीजें ही हैं। तो मेरा ख्याल है इतना कोई इसका इम्पैक्ट लंबा, आईएमएफ का रिव्यू अभी नहीं तो 15 दिन बाद हो जाएगा, फिर वही सही हो जाएगा। लेकिन ये कि करेंसी पे मुझे लग रहा है कि इसको थोड़ा सा इन्हें जो हमारा इंटर बैंक ओपन मार्केट का रेट है उसको थोड़ा इन्हें कम करना चाहिए। कम करना चाहिए। कल तो वो भी वजीर साहब भी कह रहे थे परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि समझ नहीं आ रहा पैसे लाए तो कहाँ से लाए। अच्छा, ये बताएं कि समीर साहब के अगर अल्लाह ना करे आईएमएफ से पैसे नहीं आ रहे, ये मुझे बताएं कि आईएमएफ की आज भी हमने स्टेटमेंट देखे थे, वो कह रहे हैं कि 1 ट्रिलियन से अपनी पॉलिसी में नजरसानी करें तो 1 ट्रिलियन ज्यादा आपको या तो टैक्सेस बढ़ाने पड़ेंगे या अपने एक्सपेंडिचर कटते हैं। अगर ये बात उनकी हम मानेंगे तो महंगाई कहाँ खरीदेंगे, तो पाना आएगा वो तो देखिए किस तरह से आईएमएफ के कन्विंस करेंगे? हमारे पास आईएमएफ के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हमारा जितना कर्जा है उसको रोल ओवर रीफाइनेंसिंग करने के लिए हमें आईएमएफ के साथ तो रहना ही पड़ेगा। हमारे साल की आपने जी जी। सुना ही होगा, 32 अरब डॉलर हमें इस साल भी चाहिए, अगले साल भी ऐसे ही है। 3 साल में हमारी कोई $73 बिलियन की टोटल ग्रॉस सिर्फ डेट की रिपेमेंट है, और ग्रॉस एक्सटर्नल फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट को $90 अरब के लगभग होगी। तो जाहिर है उसके लिए हमें आईएमएफ में तो रहना जरूरी है। अब ये कि मेरा ख्याल है कि इस वक्त ये कर सकते हैं, जो पॉलिसी ऑप्शन है वो ये कि पेट्रोल की कीमत जो इंटरनेशनल मार्केट में कीमत नीचे आ रही है, उससे आप फायदा उठाएं और कीमत कम ना करें या थोड़ी सी बढ़ा दें। तो उससे आपके पास अच्छा जो है वो रिजर्व जमा हो जाएगा, क्योंकि वरना तो गवर्नमेंट के पास पैसे होंगे ही नहीं, जाहिर है। क्योंकि हमारा जो एनएफसी है उसके हिसाब से हम हर जो बड़े टैक्स है, यानी इनकम टैक्स, जीएसटी और कस्टम ड्यूटी, इन तीन का 57.5% तो फॉरेन प्रोविंसेस के खाते में चला जाता है। जब काफी लोग तो तनकीद करें कि इंटरनेशनल प्राइस इतना नीचे आ गया, उसका इम्पैक्ट तो कम करें, कह भी रहे शायद 18 रुपये शायद कमी दें, आप उल्टा कहें बढ़ा दें, तो ये कैसे अफोर्ड करेंगे? देखिए वो, तो मजीद गाली बढ़ेगी। मेरा ख्याल है कि बढ़ानी चाहिए कीमत, क्योंकि हमारा कर्जा ऑलरेडी बहुत बढ़ गया है और उसी वजह से गवर्नमेंट की बोरिंग भी बहुत बढ़ रही है। तो अगर अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ाने से कुछ बोझ कम होता है, और क्योंकि अब तो कर्जे का इंटरेस्ट पे करना भी 4 ट्रिलियन से ऊपर का तो साल की डेट सर्विसिंग कॉस्ट हो गई। तो मेरा ख्याल है कि जी। इस वक्त जरूरत इस बात की है कि इस खसारे को कम किया जाए और कर्जे को भी कम किया जाए, वरना खुदा ना खास्ता अपनी अगली नस्लों के लिए तो सिर्फ बेचारे वो सूद में ही घूमते रहेंगे, सिर्फ सूद पे करने अच्छा में जमीन कर्जा। साहब, पोर्ट पे इतने कंटेनर फंसे हुए हैं, डॉलर्स पाकिस्तान के पास है नहीं, इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही है, लोकल इन्वेस्टर्स कह रहे हैं कि हम इस पर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। एक सर्वे भी आपने देखा हुआ है, तकरीबन टेक्सटाइल ने 15 लाख लोगों को बेरोजगार कर दिया है।
ऑटो सेक्टर ने कम से कम 2.5 से 3 लाख लोग निकाल दिए हैं, लोगों इन्वेस्टमेंट बिल्कुल रोक रही है। किस तरह लोगों का कॉन्फिडेंस बहाल करें कि बाहर से इन्वेस्टर भी आए और डॉलर्स का मसला भी हल हो? क्या सजेशन देंगे आप? देखिए 2-3 चीज़ें, एक तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो दोबारा, जो है कंडीशन इम्प्रूव हो। एक दूसरा ये कि तो दूसरा ये कि आईएमएफ प्रोग्राम दोबारा ऑन ट्रैक हो, चीज़ें ट्रैक पर रहें, लोगों को कॉन्फिडेंस हो कि देखिए अब जो है हम आगे भी, अभी तो एक मिसाल है, पहले की एक वजह ये भी है ना कि मैंने अगर कोई बिज़नेस करना है, उसके अंदर कोई इम्पोर्ट की रिक्वायरमेंट है, तो मैं तो वो उस पे आगे ही नहीं जाऊँगा क्योंकि डॉलर पे इतनी प्रॉब्लम हो गई है। तो ये चीज़ें इम्प्रूव जी, करें कि जी। भाई हमें जो है कौन-सी चीज़ इम्पोर्ट करनी है और गवर्नमेंट डिसाइड कर ले कौन-सी नहीं करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 साल हमने गाड़ियाँ नहीं खरीदनी, आप एक दफ़ा तय कर लें, तो बंद कर दें, एक ही दफ़ा, ताकि पता बाकी बिज़नेस तो चलेगा। अभी तो ये समझ में नहीं आ रही कौन-सा बंद करना है, कौन-सा नहीं करना। राइट। और इस तरह क्लैरिटी हो पॉलिसी के अंदर, तो मेरा ख़्याल है आसानी हो जाएगी। उसके लिए एक तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी ज़रूरी है, मैंडेट भी ज़रूरी है, ये भी है। और दूसरा ये कि क्लैरिटी चाहिए, लिक्विडिटी, मतलब है कि अब जो बिज़नेस एसेंशियल है, जैसे एक्सपोर्ट का बिज़नेस है या ऑयल एनर्जी की इम्पोर्ट है, ये एसेंशियल है। तीसरा ये कि मेरा ये ख़्याल है कि जो ग्राउंड पे पोज़ीशन है कि आप एनर्जी सेविंग की तरफ ज़्यादा जाना चाहिए। मार्केट्स को 6 बजे के लगभग बंद कर देना चाहिए। इसके अलावा वर्क फ्रॉम होम हफ़्ते में 3 दिन चलाना चाहिए।